हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की बुक इकोनॉमिक्स का लेसन 8। और इसका नाम है अल्पकाल उत्पादन संतुलन। इससे रिलेटेड में हमने एक लेसन पढ़ लिया है जिसका नाम है समग्र मांग। और अगर अभी तक आपने समग्र मांग नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको यह लेसन बड़े प्यार से समझ में आ जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अल्पकाल की अवधारणा। समष्टि अर्थशास्त्र में अल्पकाल को एक ऐसी समय अवधि के रूप में परिभाषित किया है जिसमें तकनीकी कोई भूमिका नहीं निभाती है। इसे स्थिर माना जाता है। रोजगार के उच्च स्तर के कारण उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है तथा इसके विपरीत भी। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास दो तरह के काल होते हैं, एक होता है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में अल्पकाल की बात करें तो यहाँ पर तकनीक की कोई भूमिका नहीं निभाती, इसे स्थिर मान लिया जाता है। तो आप जरूर याद रखेंगे, तकनीकी कोई भूमिका नहीं निभाती, इसे स्थिर मान लिया जाता है। तथा रोजगार के उच्च स्तर होने पर उत्पादन में वृद्धि होती है। तथा इसके विपरीत से आते हैं, रोजगार के निम्न स्तर के कारण उत्पादन के स्तर में निम्न वृद्धि होती है। उसके बाद हम देखेंगे संतुलन उत्पादन जीडीपी की अवधारणा। संतुलन उत्पादन जीडीपी, जिसे संतुलन जीडीपी या संतुलन आय भी कहा जाता है, से अभिप्राय उत्पादन के उस स्तर से है जिस पर ए एस बराबर एडी होती है। उत्पादन अपने स्तर पर तब होती है जब ए एस एडी के बराबर होता है। यहाँ पे ए एस का मतलब है समग्र पूर्ति और एडी का मतलब है समग्र मांग। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उत्पादन संतुलन हो जाता है या फिर साम्य हो जाता है। तो याद रखेंगे, साम्य का मतलब संतुलन होता है। इसका एक वैकल्पिक प्रयोग भी है। संतुलन प्राप्त होता है जब एस बराबर है आई होता है, मतलब एस इक्वल टू आई होता है तो हमें संतुलन स्तर प्राप्त होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब ए एस और एडी बराबर होते हैं तब संतुलन स्तर प्राप्त होता है। तो दूसरा हमने पढ़ा जब एस बराबर आई होता है तो भी संतुलन स्तर प्राप्त होता है। यहाँ पे एस का मतलब होता है बचत और आई का मतलब होता है निवेश। हम जानते हैं कि एक सरल दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन तब होता है जब y इक्वल टू एडी होता है, एडी इक्वल टू सी आई होता है। जैसा कि हम जानते हैं, संतुलन समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। तो अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखें कि संतुलन स्तर कब प्राप्त होता है, तो हम लिखेंगे टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। मतलब यहाँ पे सी प्लस एस से मतलब है टी प्लस एस इक्वल टू वाई होता है और सी प्लस आई इक्वल टू एडी होता है। संतुलन उत्पादन जीडीपी या संतुलन आय का निर्धारण। संतुलन उत्पादन जीडीपी या संतुलन आय के निर्धारण के दो दृष्टिकोण हैं। समग्र मांग बराबर है समग्र पूर्ति और बचत वन विनियोग। विनियोग का मतलब होता है निवेश। एस बराबर है आई, जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आय का साम्य स्तर, साम्य स्तर का मतलब होता है संतुलन स्तर। आय का साम्य स्तर आय या उत्पादन का वह स्तर है जहां पर समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति होती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, समग्र मांग व समग्र पूर्ति वक्र को एक साथ बनाने पर निम्नानुसार आय के साम्य स्तर का निर्धारण होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से समग्र मांग व समग्र पूर्ति वक्र के द्वारा हमें साम्य स्तर का पता चलता है। साम्य स्तर मतलब संतुलन स्तर का पता चलता है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर जो ए एस है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर एक एडी है और यहाँ पर एक सी भी दिख रहा है आपको। तो चित्र 2 में बचत फलन एस इक्वल टू माइनस ए प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बी ब्रैकेट बंद वाई को चित्रित किया गया है। यह फॉर्मूला हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। निवेश स्वायत्त है और स्थिर है। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो निवेश होता है वो स्थिर होती है और स्वायत्त निवेश क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अतः इसे एक्स अक्ष के समांतर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं चित्र में निवेश एवं बचत फलन एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं और यह ऊपर चित्र 1 के संतुलन बिंदु ई से एकदम नीचे है। तो अब यहाँ पर ई को देख सकते हैं जो संतुलन बिंदु ई से नीचे है। अतः समग्र मांग व समग्र पूर्ति जिस बिंदु पर बराबर होते हैं वह साम्य बिंदु होता है। साम्य का मतलब संतुलन बिंदु होता है। इसी बिंदु पर आई व एस दोनों बराबर होते हैं, जो कि साम्य स्तर को बताता है। गणितीय तरीके से साम्य स्तर को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ए एस इक्वल टू वाई तथा ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। साम्य आय के स्तर के लिए ए एस बराबर है ए डी, वाई बराबर है सी प्लस आई, क्योंकि टी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वाई इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई।
यहाँ बी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब होता है एमपीसी। तो 1 माइनस बी का मतलब हो गया 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी का मतलब होता है एमपीएस, जो कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे समग्र पूर्ति के बारे में। समग्र पूर्ति से तात्पर्य बाजार में बिकने के लिए कुल उत्पाद के मौद्रिक मूल्य से है। मतलब इस समग्र पूर्ति का मतलब होता है बाजार में बिकने के लिए जितनी भी वस्तुएं आई हुई हैं, उन सभी का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम समग्र पूर्ति कहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं AS इक्वल टू सी प्लस एस, ये AS का फॉर्मूला है, मतलब समग्र पूर्ति का फॉर्मूला है। समग्र पूर्ति वक्र में 45 डिग्री का कोण बनता है। समग्र पूर्ति वक्र में 45 डिग्री की सरल रेखा समग्र उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय के मौद्रिक रूप में पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 45 डिग्री का हमारा y है। अब हम पढ़ेंगे समग्र मांग के बारे में। आय व रोजगार के स्तर पर एक साल में अर्थव्यवस्था में जो वस्तु और सेवाओं की मांग की जाती है उसे समग्र मांग कहते हैं। समग्र मांग के 4 घटक होते हैं। उपभोग खर्च जिसे हम P कहते हैं, विनियोग खर्च जिसे हम I कहते हैं, विनियोग का मतलब निवेश होता है, सरकारी खर्च जिसे हम G कहते हैं, शुद्ध निर्यात जिसे हम X माइनस M कहते हैं। और इसके बारे में भी हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। AD इक्वल टू P प्लस I प्लस C प्लस X माइनस M। बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का सूत्र है AD इक्वल टू C प्लस I, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। नीचे वाली लाइन पर हमने एक्स अक्ष पर हमने आई को रखा है और वाई अक्ष पर हमने समग्र मांग को रखा है। और यहाँ पर हमारा एक एडी है, ए प्लस बी वाई डी प्लस आई ए, ये हमारा एडी होता है। और यहाँ पर ये हमारा सी जो है वो उपभोग व्यय को प्रकट करता है। यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक हो, ए एस ग्रेटर देन एडी, जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक ए एस से ग्रेटर देन एडी होती है, तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति में उनकी मांग से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परिणाम स्वरूप कुछ वस्तुएं बिना बिके रह जाती हैं। इन स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप एएस में गिरावट आएगी और वह समग्र मांग एडी के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार एएस इक्वल टू एडी हो जाएगी। तो आइए हम इसको एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। जब एएस एडी से बड़ा हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में वस्तु और जो सेवाएं होती है उनकी पूर्ति में उनकी मांग से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब पूर्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, मांग बहुत कम हो जाती है अर्थव्यवस्था के अंदर, और इसके कारण कुछ माल बिना बिके रह जाता है। और जो बिना बिके रह जाता है उन स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है, मतलब उत्पादन को कम कर दिया जाता है। इसके बाद एएस में गिरावट आने लग जाती है, मतलब पूर्ति में गिरावट आने लग जाती है। और जब पूर्ति में गिरावट आती है तो एडी के बराबर हो जाती है। पूर्ति में गिरावट आने लग जाती है तो वो मांग के बराबर हो जाती है। इस प्रकार एएस एडी के बराबर हो जाती है और हमें उत्पादन संतुलन मिल जाता है। यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से कम हो, मतलब जब समग्र पूर्ति एडी से कम होती है तो क्या होता है? जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से कम होती है तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति में उनकी मांग से कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उत्पादकों के वर्तमान स्टॉक की बिक्री हो जाएगी तथा उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि उठाएंगे। इच्छित स्टॉक को फिर से इकट्ठा करने के लिए उत्पादक अधिक उत्पादन की योजना बनाएंगे। फलस्वरूप समग्र पूर्ति बढ़ेगी और समग्र मांग के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार समग्र पूर्ति अपने आप को समग्र मांग के साथ बराबर कर लेती है। समग्र पूर्ति कम हो जाती है तो बाजार में मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाने के कारण उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती है और स्टॉक को फिर से इकट्ठा करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक पूर्ति को बढ़ानी पड़ती है। जब वो पूर्ति को बढ़ाते हैं तो वो एडी के बराबर हो जाती है और फिर से सामने। अब हम पढ़ेंगे बचत प्लस निवेश दृष्टिकोण। इसे हम संतुलन जीडीपी या संतुलन आय भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार संतुलन जीडीपी या संतुलन आय तब प्राप्त होती है जब बचत इक्वल टू निवेश होता है। मतलब जब एस और इक्वल टू आई हो जाता है तो हमें संतुलन आय प्राप्त हो जाती है या संतुलन जीडीपी प्राप्त हो जाती है। बचत तथा निवेश फलन की चर्चा पिछले अध्याय में हम कर चुके हैं। इनकी एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति नीचे दी गई है। मतलब बचत और निवेश के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने नीचे दे दिया है, बचत फलन के बारे में और निवेश फलन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे बचत फलन के बारे में। एस फंक्शन हम जानते हैं, एफ इक्वल टू फंक्शन वाई। बचत का आय से धनात्मक संबंध है।
परंतु आय के निम्न स्तर पर बचत ऋणात्मक हो सकती है, क्योंकि आय के निम्न स्तर पर उपभोग आय से अधिक हो सकता है। बचत तब तक ऋणात्मक होती है जब तक C Y से बड़ा होता है। यहाँ हम एक सरल रेखा S फंक्शन की विवेचना कर रहे हैं, इसे रेखीय फलन भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे निवेश फलन। जहाँ तक आय फलन का संबंध है, हम केवल स्वायत्त निवेश को ध्यान में रख रहे हैं। यह फलन आय के स्तर से स्वतंत्र है। इसके अनुसार यह क्षैतिज सरल रेखा है जो y अक्ष से शुरू होती है। इससे भी प्राय है कि जो हमारा निवेश फलन होता है वो y के हर स्तर से स्वतंत्र होता है। उसका आय से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि निवेश हमेशा ही स्थिर रहता है और ये हमेशा ही सरल रेखा में एक क्षैतिज रेखा में बनती है जो y अक्ष से शुरू होती है और x अक्ष के समांतर बनती है। अब हम पढ़ेंगे यदि बचत निवेश से अधिक हो तो क्या होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पेपर में आते भी रहते हैं। यदि बचत निवेश से अधिक होती है तो इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बचत के माध्यम से व्यय में कमी, निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि होती है। मतलब जब बचत निवेश अधिक होती है तो इसका मतलब होता है कि बचत के माध्यम से हमें व्यय में कमी होगी और निवेश के माध्यम से हमारा व्यय में वृद्धि होगी। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतनी राशि से कम हो जाएगा जो नियोजित उत्पादन को खरीदने के लिए होनी चाहिए। तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में हम जितना भी व्यय करेंगे, जो हमारी एक कल्पना होती है कि हम इतना खर्च करने वाले हैं, उससे कम हो जाएगी। कुछ उत्पादन बिना बिके रह जाएगा और उत्पादकों के पास अवांछित स्टॉक हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ हमारा स्टॉक जमा हो जाएगा जो बिक नहीं पाएगा। इस स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादक अब कम उत्पादन करने की योजना बनाएंगे। अब इससे जब हमारा स्टॉक जमा हो जाएगा तो उत्पादक जो होंगे वो स्टॉक में कमी कर देंगे और उत्पादन में कमी कर देंगे। इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में कम आय होगी और कम आय का अर्थ है कम बचत होगी। जब उत्पादन कम होगा तो उत्पादकों की आय भी कम होगी और जब आय कम होगी तो अर्थव्यवस्था में बचत भी कम होगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक बचत निवेश के बराबर नहीं हो जाता। मतलब जब तक S=I नहीं हो जाता, जब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे यदि बचत निवेश से कम हो तो क्या होता है। तो ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर पेपर में ये 3 से 4 नंबर में आते रहते हैं। यदि बचत निवेश से कम होती है तो इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बचत के माध्यम से व्यय में कमी, निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारा बचत कम हो जाती है तो बचत के माध्यम से हमारे व्यय में कमी हो जाती है तथा निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि से कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतनी राशि से अधिक हो जाएगा जो नियोजित उत्पाद को खरीदने के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में जो हमारा कुल व्यय होगा वो उतनी राशि से अधिक हो जाता है जो हमने पहले सोचकर रखी होती है, हमने जो सोच रखा होता है उससे ज़्यादा हमारा व्यय बढ़ जाएगा। या समग्र मांग की समग्र पूर्ति से अधिक की स्थिति है। तो इसके अंदर AD AS से बड़ा हो जाएगा और जब AD AS से बड़ा हो जाएगा उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि उठाएंगे और जो उत्पादक होंगे उनको हानि उठानी पड़ेगी। जो मांग मार्केट में हो रही होगी और पूरा नहीं कर पाएंगे उससे उनको हानि हो जाएगी। इस स्थिति का सामना करने के लिए उत्पादक अब अधिक उत्पादन करने की सोचेंगे। अब उत्पादक इससे क्या होगा कि उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की सोचेंगे। अधिक उत्पाद का अर्थ अधिक आय और अधिक आय का अर्थ अधिक बचत होगा। जब वो अधिक उत्पाद करेंगे तो उन्हें अधिक इनकम प्राप्त होगी और जब उन्हें अधिक इनकम प्राप्त होगी तो उनकी अधिक बचत होगी। यह प्रक्रिया तब तक जब तक बचत निवेश के बराबर हो जाती है। यह भी आय के स्तर के माध्यम से S तथा आय के बीच में समानता को प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से हम दोबारा से S=I कर पाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से संतुलित हो जाएगी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं गुणक के बारे में। ये गुणक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर 6 नंबर का पेपर के अंदर आता है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझना। आय में परिवर्तन के कारण निवेश में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहा जाता है। मतलब जो आय में परिवर्तन होता है और उसके कारण जो निवेश में परिवर्तन होता है उन दोनों के अनुपात को गुणक कहते हैं। अर्थात गुणक की अवधारणा आय, उत्पादन व रोजगार के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण घटक है। मतलब ये रोजगार के उत्पादन व रोजगार के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह प्रारंभिक निवेश और इसके परिणाम स्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के बीच संबंध बताता है। तो जो इसका शुरुआत में जो निवेश होती है और जो उससे आय प्राप्त होती है उन दोनों के बीच में जो वृद्धि होती है उनके बीच के संबंध को बताता है गुणक।
तो हमारा दूसरा पॉइंट है इसके अंदर गुणक की कार्य प्रणाली। गुणक प्रक्रिया में निवेश के बढ़ने पर आय में कई गुना वृद्धि होती है। जब निवेश खर्च बढ़ता है तब समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर विवित्र हो जाता है तथा साम्य परिवर्तित होकर ऊंची आय पर संतुलन में आता है। इसका मतलब है जब हमारा निवेश बढ़ने लग जाता है तो आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और हमारा निवेश खर्च जब हमारा निवेश खर्च बढ़ जाता है तब समग्र मांग वक्र जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है और हमारा जो संतुलन बिंदु होता है, जो साम्य बिंदु होता है, वह ऊंची आय पर संतुलन आता है। मतलब वो ऊपर की ओर उठकर संतुलन होता है, हमारा जो संतुलित बिंदु होता है। इस रेखा चित्र में आप देख सकते हो जीरो से जो लाइन बन रही है एएस, वो हमारी एएस है, समग्र पूर्ति है। और उसके बाद हमारा एक लाइन बन रही है सी प्लस आई की और एक लाइन बन रही है हमारी सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई की। तो इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है वो निवेश के कारण हो रहा है। पहले हमारा E1 संतुलित बिंदु था, लेकिन दूसरी बार हमारा ऊपर की तरफ उठ चुका है संतुलित बिंदु जो एएस को काट रहा है। और निवेश गुणक का हमारा फॉर्मूला है डेल्टा वाई बटे में डेल्टा आई, जैसा कि अभी हमने ऊपर परिभाषा के द्वारा पढ़ा था। इन दोनों का अनुपात ही निवेश गुणक होता है। यह गुणक की अग्रिम प्रक्रिया नाम से जानी जाती है। यदि निवेश में कमी आती है तो आय में कई गुना कमी आती है, जिसके गुणक की पश्चगामी प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब जब गुणक में कमी आती है तो आय में कई गुना ज़्यादा कमी आ जाती है, इसे हम गुणक की पश्चगामी प्रक्रिया कहते हैं। अब हम सीखेंगे गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग परिवर्ती द्वारा निर्धारण, मतलब एमपीसी के द्वारा किस प्रकार से गुणक निकलता है। एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय के बराबर होता है। आय का कितना हिस्सा उपभोग के लिए बढ़ाया जाता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कितनी है। यदि एमपीसी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक है तो लोग आय का बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च करेंगे, जिससे निवेश की तुलना में आय में कई गुना वृद्धि होगी। अतः के को हम निवेश गुणक कहते हैं। अतः के वह उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बीच सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति के आय के बराबर होती है। आय का जितना भी हिस्सा वो उपभोग के लिए बढ़ाता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी एमपीसी मतलब वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की कितनी है। यदि एमपीसी जो है वो अधिक होगी तो उसकी आय का बड़ा हिस्सा वह उपभोग पर खर्च करेगा, जबकि निवेश की तुलना में आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। तो यहाँ पे के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। यदि एमपीसी 0.25 हो तो गुणक का सूत्र लिखकर गुणक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे के बटे में 1 बटे में एमपीएस है। यहाँ एमपीएस का मतलब है 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीएस का फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया 0.25 और हमारा आंसर आ जाता है 100 बटे में 25। और जब हम इसको डिवाइड, यहाँ से हम पॉइंट को उठा के 100 को ऊपर लेके जाएंगे और 100 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो के हमारा हो गया 4, मतलब गुणक हमारा 4 है। अब गुणक का व्यवहारिक महत्व। गुणक आय और रोजगार सिद्धांत में निवेश के महत्व को स्पष्ट करता है। निवेश में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। यह व्यापार चक्रों को समझने में सहायता प्रदान करता है। गुणक के आधार पर नीति निर्माण में भी सहायता मिलती है। गुणक की सहायता से बचत व निवेश में समानता स्थापित की जा सकती है। पूर्ण रोजगार लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निवेश में कितनी वृद्धि होनी चाहिए यह गुणक के मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब गुणक आय और जो रोजगार के सिद्धांत में निवेश को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। निवेश में जितनी भी वृद्धि होती है उसके कारण राष्ट्रीय आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है और इससे हमें जो हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमारे सर्कमस्टेंस होते हैं उसको समझने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है गुणक के द्वारा। और गुणक के ही आधार पे हमारे नीति निर्माण जो भी हमारे नीतियाँ बनती हैं वो भी गुणक पे ही डिपेंड करती हैं। और गुणक की सहायता से ही हमारा जो सेविंग होती है और जो इन्वेस्ट होता है उसके बीच में हम समानता लेकर आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उपभोग की सीमांत परिवर्ती व निवेश गुणक में महत्व। निवेश गुणक आय में परिवर्तन से निवेश में परिवर्तन को अनुपात निवेश गुणक कहलाता है। यह प्रारंभिक निवेश और इसके परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। निवेश गुणक को आय गुणक भी कहते हैं। गुणक की अवधारणा आय, उत्पादन व रोजगार के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा यहाँ पे गुणक का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं डेल्टा वाई बटे में डेल्टा आई। तो हम यहाँ पर एक बार निवेश गुणक की अवधारणा को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 1930 के दशक में जब अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, जब जे.एम. कीन्स ने इस समस्या से निजात पाने के लिए समग्र मांग को बढ़ाने का समर्थन किया और इसके साथ ही कीन्स ने निवेश गुणक का विचार प्रस्तुत किया। कीन्स के गुणक को निवेश गुणक या आय गुणक भी कहते हैं।
गुणिक की अवधारणा आय, उत्पादन व रोजगार के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रारंभिक निवेश और इसके परिणाम स्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के बीच संबंध बताता है। इसके अनुसार जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश किया जाता है तो आय निवेश के बराबर न होकर इससे कई गुना अधिक बढ़ती है। प्रारंभिक निवेश के फलस्वरूप जितनी गुना आय बढ़ती है वह निवेश गुना कहलाता है। अगर अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ के निवेश के फलस्वरूप आय 1000 करोड़ बढ़ती है तो निवेश गुणक 1000 बट्टे में 200 इक्वल टू 5। तो निवेश गुणक का मूल्य आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से हमारा लेसन खत्म हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको उस टॉपिक को दोबारा से समझाऊंगा।